फिर से सिलेबस में से सीधा क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का ये। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उद्योग के कार्य क्षेत्र बताना यानी स्कोप बताना, और दूसरा इसके महत्व का सविस्तार वर्णन कर दो। क्या क्या इससे बताना? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक तो स्कोप और दूसरा महत्व। अब स्कोप का मतलब संभावना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने ये वाली पढ़ाई करी है, अगर ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से करी है तो आगे काफी स्कोप है। स्कोप मतलब संभावना। तो आपको बताना है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भारत में क्या संभावनाएं हैं, इसमें और निवेश करना चाहिए, इसमें क्या संभावनाएं नजर आती हैं आपको, तो कैसे। और दूसरा हिस्सा बताना है ये खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये तो क्लियर है, इस क्वेश्चन में ढूंढने की जरूरत नहीं, हीरो कौन है वो तो पता चल ही रहा है। कौन? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो इस क्वेश्चन को लिखना, देखें कैसे लिखेंगे। फर्स्ट पैरा में, फर्स्ट पार्ट में, अब आप लोग बताओ परिभाषा किसकी लिख दें? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की। तो क्या होता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग? कृषि उत्पादों को, कच्चे माल को एक नए विनिर्मित उत्पाद में कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना, और एक ऐसा उत्पाद जिसका एक व्यक्ति द्वारा उपभोग किया जा सके, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती? खाद्य प्रसंस्करण। जो प्रसंस्करण प्रोसेसिंग वर्ड है, प्रोसेसिंग का मतलब कच्चा माल, और कच्चे माल से हमने कुछ नई वस्तु बना दी अर्थात विनिर्माण कर दिया, और विनिर्माण करने के बाद उसकी आवश्यकता अनुसार जीवन काल में वृद्धि कर दी। जीवन काल में वृद्धि करना, तो ये पूरी प्रोसेसिंग ये फूड प्रोसेसिंग है। इंग्लिश वर्ड फूड प्रोसेसिंग, हिंदी वर्ड खाद्य प्रसंस्करण। कच्चा माल लिया, उसके साथ साथ उसको मशीनों की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से हमने कुछ नई वस्तु में कन्वर्ट कर दिया, एक ऐसी वस्तु जिसको एक मानव द्वारा उपभोग किया जा सके, और साथ में आवश्यकता पड़ने पर जीवन काल में वृद्धि, ये बन गया फूड प्रोसेसिंग। तो आप पहले पैराग्राफ में तो खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बता सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है। तो परिभाषा लिख दी, इसी से बना करके परिभाषा। चाहे तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहें और याद रहे, संभावना है, ऐसा एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, जो भी कुछ कभी डायग्राम बनाओ, चार्ट बनाओ, वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो उस डायग्राम में पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। अब इसमें डेटा लिखना है मुझे, किस चीज का डेटा लिखें अब आप बताओ। डेटा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जीडीपी में या जीवीए में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कितनी भूमिका है, और जीवीए में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कितनी भूमिका है, इसके लिए हम इकोनॉमिक सर्वे का यूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, इकोनॉमिक सर्वे में हर साल आपको मिलेगा कि कृषि का एक अलग से चैप्टर होता है। तो पेज नंबर 258, इस पर पेज नंबर 258 ये कृषि के चैप्टर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर सीधा पहुंच गए हैं। ये देखो एक पैराग्राफ है, यहां से आप इसके डेटा इकट्ठा कर सकते हो, पढ़ के देखें। 2019-20 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र लगभग 11.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। ये डेटा मैंने यूज कर लिया कहां पर? आंसर राइटिंग में। मैंने जो अभी आपको बताया था, यही चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी मुझे लगता है, अगर आप फोकस पर कर पाए तो। हर टॉपिक के कुछ डेटा इकट्ठा करने को मैं आपसे कह रहा था, अगर आप डेटा इकट्ठा कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला टॉपिक क्या था, दूसरा, ऐसे तीसरा टॉपिक एक बन गया पीडीएस। पीडीएस में फूड सब्सिडी का डेटा आए नहीं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिनॉप्सिस बन रहे हैं आंसर राइटिंग डिस्कशन के साथ साथ, है ना। इसी के लिए सारी मेहनत लग जाती है कोर्स खत्म होने के बाद भी। यही हिस्सा है जो कंफ्यूजन रहता है कि क्या यूज करना है, कैसे करना है। इसी में अगला टॉपिक आ गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमें डेटा चाहिए, 2 सोर्स हो सकते हैं, एक सर्वे और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की रिपोर्ट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आती, मैं आपको वो रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं साथ साथ, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि रिपोर्ट कैसी होती है वो। ये देखें, ऐसे हर मंत्रालय की या विभाग की आवश्यकता अनुसार मैं रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को डेटा अपडेट दिखाया जा सके। अदरवाइज हम लोग ये काम कर सकते हैं, रिपोर्ट जितनी है उसमें से डेटा यूज किया, आपको लिखवा दिया, लेकिन मैं तो इस साल का डेटा लिखवाऊंगा, अगले साल क्या करोगे?
तो रिपोर्ट दिखाने का पर्पज है कि नेक्स्ट ईयर आप खुद इसे अपडेट कर सको। तो इसमें एक दूसरा चैप्टर दिया है, तो देखें उस चैप्टर को। यहाँ पर ये डेटा दिए हुए हैं और इस डेटा को एक बार देख लेते हैं। इसमें चैप्टर का नाम है, देखें नाम क्या आता है चैप्टर का, अध्याय 2 है इसका, ये खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की सामान्य स्थिति। ये रिपोर्ट मैंने कहाँ से डाउनलोड करी है? मिनिस्ट्री से। हर साल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर एनुअल रिपोर्ट आती है। आप बताओ वर्ष कब खत्म हो जाएगा? एनुअल फाइनेंशियल ईयर कब खत्म? मार्च में। 31 मार्च को खत्म हो गया ईयर, उसके 15-20 दिन या 1 महीने में रिपोर्ट आ जाती है, हर मंत्रालय की वेबसाइट पर आती है। मेंस कब देते हैं हम लोग सामान्यतः? सितंबर अक्टूबर में। बताओ पर्याप्त समय है रिपोर्ट को पढ़ने का? और रिपोर्ट पूरी पढ़नी नहीं है, पूरी रिपोर्ट देखोगे तो 216 पेज की, हमें नहीं पढ़नी। इसमें से ढूंढना हमें डेटा वाला पेज। तो यहाँ पे हेडिंग है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थिति बताएगा। स्थिति मतलब कितना इसका जीवीए में योगदान है। जैसे ये पढ़ के देखें, यहाँ पे ऊपर हेडिंग है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा स्थिर मूल्यों पर जीवीए निकाला हुआ है। एक आंकड़ा मैं दिखा रहा हूँ आपको, बाकी आप लोग घर पे एक बार देख लेना। जीवीए विनिर्माण में 9.87% की भूमिका, कौन से वर्ष का डेटा दिया हुआ है? ये 2019-20 का। और यही चीज इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखी हुई थी जो भी हम देख रहे थे। देखें ये रही इकोनॉमिक सर्वे में, इस क्षेत्र ने, कौन सा क्षेत्र? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने 2011-12 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2019-20 में विनिर्माण क्षेत्र में जीवीए का 9.87% का योगदान दिया है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी डेटा कहां से लिए? मिनिस्ट्री की रिपोर्ट से। कई बार होता है इकोनॉमिक सर्वे लेट आया, नहीं उसको डेटा उसने लिखा है, उसमें उसने छोड़ दिया, उसको महत्वपूर्ण नहीं लगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उस रिपोर्ट में से हर साल अपडेट कर लो। जो सोर्स पब्लिकली अवेलेबल है उसके लिए इधर उधर क्यों भटकना आपको? बस फर्क ये पड़ता है कि ये आपको मशक्कत खुद करनी पड़ती है कि सर डेटा कहाँ से अपडेट करें, और दूसरा तरीका होता है कि कोई लिखा लिखाया दे दे तो आप उस डेटा वहां से लिख लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब खुद पढ़ते हैं तो 4 चीजें और भी दिखती हैं। जैसे देखो इसी डेटा को, 9.87 वाला पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ग्राफ में समझा रखा है इसने। क्या लिख रहा है? विनिर्माण जीवीए। जीवीए वर्ड क्लियर? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। और ग्रॉस वैल्यू एडिशन का कौन सा हिस्सा? विनिर्माण वाला। तो विनिर्माण जीवीए में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हिस्सा 2012-13 से लेकर के 2019-20 तक का डेटा दिया हुआ है। हमें लेटेस्ट डेटा यूज करना है। तो जो आप जो सिनॉप्सिस बनवा रहे थे, उस सिनॉप्सिस में यहाँ पे लिखा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, करंट डेटा लिख के रख लिया, कौन से पेज से लिखा मिनिस्ट्री की रिपोर्ट से, पेज नंबर भी लिख के रख लिया। नेक्स्ट ईयर भी उसी के आसपास कोई पेज या चैप्टर होगा, डेटा अपडेट हो जाएगा। समझे? सिलेबस के जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक को मिला करके एक ऐसा सिनॉप्सिस आपको बना लेना, और उस सिनॉप्सिस में से आपको फ्यूचर में आंसर राइटिंग करने में कहीं दिक्कत नहीं आती है। अब जो हम आंसर लिख रहे थे उसी आंसर पे वापस आते, जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में लिखना था, डेटा मिल गया। जीवीए में कितना योगदान दे रहा है, आंसर आया कि नहीं? पिछले 5 वर्षों में औसतन 11.18% का योगदान ग्रोथ इसने दर्ज की पिछले 5 वर्षों की, जो हमने इकोनॉमिक सर्वे से ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे? इसका स्कोप बताना। क्वेश्चन ने क्या पूछा? स्कोप। किसका स्कोप? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का। तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का स्कोप पार्ट 2 में इसका स्कोप बताएंगे। अब स्कोप मतलब आपको इसकी संभावनाएं बतानी है। तो आप बताओ भारत में ये उद्योग भविष्य में और ग्रोथ कर सकता है? इसकी संभावना है। तो हमने क्लास नोट्स में भी लिखाया हुआ है। स्कोप को कैसे पता चलेगा? कि आप ये देखो इसकी डिमांड है कि नहीं, फ्यूचर में मांग है, और दूसरा इसके लिए आपूर्ति की क्या संभावनाएं नजर आती। तो मैं एक आध पॉइंट बता रहा हूं आपको। भारत में फ्यूचर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की डिमांड और बढ़ेगी, इसकी ग्रोथ और बढ़ेगी, क्योंकि आज के समय में पैक्ड फूड की डिमांड बढ़ गई है। पैक्ड फूड की डिमांड क्यों बढ़ गई है? पैक्ड फूड की डिमांड, तो डिमांड वाले पॉइंट यहां लिख देने। जैसे एक आंसर, जनसंख्या ज्यादा है, सही है। दूसरा, उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ रही है। तीसरा, एकल परिवारों का चलन बढ़ गया, न्यूक्लियर फैमिली। जितना ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली होगी तो बनाएगा कौन? न्यूक्लियर का मतलब अकेला नहीं होता है तो 2, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये रहता बनाएगा कौन? हाँ देखा, इसमें ज्यादा रुचि है आपकी, तो कोई बात नहीं, ये समय आने पे सब समझ में आ जाए।
तो एकल परिवारों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, और चूंकि दोनों लोग वर्किंग होते हैं इसलिए पैक्ड फूड की डिमांड बढ़ जाती है। तो कुछ नहीं मिला तो मैगी, और कुछ नहीं मिला तो डोमिनोज है ही नहीं, तो फिर लोग वही सब करने लगते हैं। यानी एकल परिवारों की संख्या ज्यादा बढ़ना, ये विनिर्माण, ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ का एक कारण हो सकता है। ऐसा है कि नहीं? फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं आजकल लोग कोविड के बाद स्पेशली हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। जो भी पैक्ड फूड होता है ना उस पर लिखा होता है सब कुछ, इंग्रेडिएंट्स, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, फैट कितना है इसमें। और लोग जो कॉन्शियस ज़्यादा हैं, जिनको टेंशन रहती है कि फैट बढ़ गया तो अनेकों समस्याएं हो सकती हैं, नहीं है, वो लोग उस हिसाब से फूड को कंज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे वो डिसाइड करना होगा। कुछ लोग कहते हैं खा लेते हैं बाद में जिम चले जाएंगे क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं अभी समय ठीक नहीं है, कुछ समय और बस। तो ये जो हेल्थ के हिसाब से फूड कंज्यूम करने वाली बात है। आंसर बताओ, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पैक्ड फूड की डिमांड और बढ़ जाएगी। ये डिमांड वाले कुछ पॉइंट हुए। ऐसी सप्लाई की बात, अब आप एक आध पॉइंट सोचना, भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना और बढ़ेगी भविष्य में, क्योंकि हमारे पास आपूर्ति संबंधी कारक भी हैं, जैसे कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता है। हाँ या नहीं? अभी हमने पढ़ा फूड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन में क्या है, सबसे पहले अगर कच्चा माल उपलब्ध है तो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ करने की संभावना है ज्यादा। तो हमारे पास कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कैसे पता चला कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में? कई ऐसी फसलें यानी कई ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिसमें भारत अग्रणी देश है। दुग्ध उत्पादन में भारत अग्रणी है। ऐसे कई वस्तुएं होंगी, आप ज्योग्राफी में उसकी लिस्ट पढ़ ही लेते हो कि कौन कौन से वस्तुओं में भारत अग्रणी उत्पादक देश है। तो चूंकि अग्रणी देश है अर्थात कच्चे माल की कोई कमी नहीं है। कच्चा माल अगर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है तो उस इंडस्ट्री में निवेश की संभावनाएं और विद्यमान है। सही है। इसी प्रकार से देखा जाए तो इंडिया में क्लाइमेट को लेकर के डाइवर्सिटी है। मिट्टी की भी विविधता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उससे क्या फायदा होगा? उससे अलग अलग फसलों के उत्पादन की संभावना, और जितने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की प्रोडक्शन की फैसिलिटी डाइवर्सिटी होगी, संभावना होगी, उतना ही ज़्यादा नए तरीके के पैक्ड फूड बनाने की संभावना और बढ़ जाएगी। तो क्लाइमेट को यहाँ पे लिंक कर सकते हो, जलवायु की विविधता, मिट्टी की विविधता, ये भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को और मजबूत कर रही है, उसकी संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो आपको लिखना क्या था, आपको लिखना है इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फ्यूचर में और कितना ग्रोथ कर सकती है, इसकी संभावनाओं के कारक बताने थे। हाँ, और जो मैं अभी आपको रिपोर्ट बता रहा था उस रिपोर्ट में ये सब होता है। अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ लें तो रिपोर्ट में हर साल ये सब चीज़ें लिखी मिलती हैं। जैसे 2-4 पॉइंट इस रिपोर्ट में से देख लीजिए ताकि आपको आइडिया रहेगा, अगले साल भी इस रिपोर्ट में ये सब पॉइंट आते हैं। रिपोर्ट में डायग्राम के हिसाब से बनाया हुआ है, और आप लोगों को रिपोर्ट पढ़नी होती है, उसी एक ही चैप्टर में सब कुछ है, रिपोर्ट में डायग्राम के हिसाब से बना रखा है। जैसे ये देखें, यहाँ पे लिखा है चैलेंजेस, और यहाँ अगला पॉइंट है ड्राइवर्स। ड्राइवर मतलब वाहक, हिंदी में अगर बोले तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के डिमांड ड्राइवर्स हैं। डिमांड क्यों बढ़ेगी ये कारण लिखें। जैसे एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, चेंजिंग द लाइफ स्टाइल। बताओ, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है ना। अब लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है कि अगर आप बिना गलत टाइम पे खाना खा रहे हो, जो सामान्यतः भारत के कल्चर में ऐसा नहीं था, अब चूंकि वेस्टर्न कल्चर है तो ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है तो ऐसे टाइम पर पैक्ड फूड की डिमांड, अब रात को 11 बजे आपको खाना खाना तो कौन बनाएगा, ये स्टेटमेंट शुरू होता है यहाँ से। उसका जवाब स्विगी और जोमेटो देता है, नहीं कौन बनाएगा, एक है कुक जो बना रहा है, बस आपको उसके लिए कुछ भुगतान करना है, बना भी रहा है और हाँ खिला भी रहा है। क्या बात है। तो ये जो पॉइंट है ना ये रिपोर्ट में होते हैं, लेकिन बात वही है ना कि आप लोग रिपोर्ट पढ़ते नहीं है सामान्यतः। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, जो मिनिस्ट्री की ओरिजिनल रिपोर्ट है उसका एक चैप्टर हर साल देख लेना चाहिए, जिसमें वो पूरा स्टेटस बता देता है। नेक्स्ट, तो ये हमने कुछ पॉइंट देख लिए, मांग और आपूर्ति से हमें स्कोप पता चल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, आगे का हिस्सा क्या है, महत्व। किसका महत्व? अब आप बताओ, महत्व लिखना है तो इसके लिए क्या चाहिए हमें। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इतना कहने से काम चल जाता है?
हाँ, इसके लिए चाहिए फिर से हमें आंकड़े। बिना आंकड़ों के अगर आप बोलोगे इससे देश में रोजगार सृजन होता है, उत्पादन होता है, ये सब हवाबाजी से कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? आपको इसके लिए डेटा चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री महत्वपूर्ण है। जो मैंने शुरू में कहा था, किसी भी बिंदु का, किसी भी टॉपिक का महत्व लिखने के लिए उसको महत्व को प्रमाण की जरूरत पड़ती है। आपको ऑप्शनल पढ़ना होता है, महत्वपूर्ण है, तो आपने प्रमाणित कैसे किया? उसके वेटेज को देख करके। अगर उसका वेटेज 500 से 5 कर दें तो आप बता दोगे ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसका वेटेज बहुत कम। तो जब हमें यह महत्व लिखना है, अब ईमानदारी से देखें, इस बात को जवाब देना आप लोग कि कितने लोग इसके महत्व को याद रख पाएंगे, क्योंकि महत्व लिखने के लिए हमें क्या चाहिए था? डेटा। याद होगा लोगों को? सामान्यतः नहीं, वो थ्योरी लिखेंगे। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देश में रोजगार उत्पन्न करती है, पता नहीं कितना, मान के चलते। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से देश में जीडीपी वृद्धि होती है, पता नहीं कितना होगा। और एक दूसरा स्टूडेंट जो डेटा के साथ इसी चीज को लिखे, आप खुद ही देख लो नंबर किसको ज्यादा मिलेंगे। और ये चीज पहले से क्लियर है, सिलेबस में लिखा है। आपने अगर ध्यान दिया हो, सिलेबस में लिखा है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में आपको क्या पढ़ना है, इसका स्कोप पढ़ना है, इसका सिग्निफिकेंस पढ़ना है। और स्कोप और सिग्निफिकेंस एज इट इज सिलेबस पूछ लिया है, कोई चेंज नहीं है। मतलब पूरी तरह से ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इसीलिए जब मैं क्लास में इसके नोट्स लिखवाता हूं तो साथ में डेटा लिखा देता हूं, क्योंकि महत्व लिखना है, बिना डेटा के लिख ही नहीं पाओगे। और जब सिलेबस में है महत्व तो हम ये मान के चलते हैं पूछ तो सकता ही है, और एज इट इज क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है। अब महत्व के आपको पॉइंट लिखने, तो महत्व में क्या लिखना था? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का महत्व बताना है। जैसे आपको बताना पड़ेगा आयात निर्यात में इसका कितना योगदान है, आपको बताना है कि जीवीए में इसका कितनी भूमिका है, फिर जीवीए कृषि में कितनी भूमिका है, देन जीवीए विनिर्माण की भूमिका बता देनी है। अगर ऊपर नहीं बताई है तो जीवीए विनिर्माण में इसकी कितनी भूमिका है, कितने लोगों को इससे रोजगार प्राप्त हो रहा है। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बात आप कह तो रहे हैं लेकिन ये बताएंगे कहाँ से, याद थोड़ी रहेंगे? याद रहेंगे क्योंकि ये सिलेबस में थे। जो चीज सिलेबस में रहती है उसका डेटा तो आपको अपडेट करके जाना चाहिए। और ये सारा डेटा है कहाँ पर? अगेन, या तो आप रिपोर्ट से ले सकते हैं या फिर इकोनॉमिक सर्वे। अब आप नोटिस करो, रिपोर्ट में डेटा जो होगा वो बहुत विस्तार से होगा और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत संक्षेप में डेटा लिखा होगा। पहले इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देखो, एक पैराग्राफ लिखा है, इसमें से कुछ डेटा उठा सकते हैं। हालांकि इसने भी रिपोर्ट से ही लिया डेटा, जैसे मैं एक आध पढ़ के सुना रहा हूं, आप ध्यान देना। इसमें लिखा है कि 2000 एनएसएसओ ने सर्वे किया, 2015-16 के अनुसार सर्वे का जो हुआ, 51.11 लाख श्रमिकों को रोजगार मिलता है अपंजीकृत कारखानों में। किससे मिल रहा है? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से। और इसी प्रकार अपंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में 14.18% रोजगार प्रदान होता है। ये डेटा जो मिला ये सीमित है। अब मुझे इसका और विस्तार चाहिए था कि आयात में कितनी भूमिका, निर्यात में कितनी भूमिका, खाद्य वस्तुओं के आयात में कितनी भूमिका, खाद्य वस्तुओं के निर्यात में कितनी भूमिका। वो सब डेटा उसी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में है और उसी पेज में ऊपर नीचे 2-4 पेज आप चेक करेंगे मिल जाता है। तो आप लोगों को जो चीज फिक्स है ना सिलेबस में कि महत्व सिलेबस में लिखा हुआ है, तो उसका डेटा देख के रखना है। और फिर वही बात कि सिलेबस के हिसाब से आपको लगातार उसे अपडेट भी कर लेना। इसके अलावा ये जो लिखोगे डेटा वाले 4-5 पॉइंट, उसके अलावा क्या पॉइंट हो सकते हैं? पॉइंट सुने। विनिर्माण क्षेत्र कृषि क्षेत्र में फसलों की बर्बादी को कम करने में सहायक है। हाँ, जितना भी कच्चा माल आया अगर हम उसको यूज करके कुछ नई प्रोसेस करके नई वस्तु बना दें तो कच्चे माल की बर्बादी कम हो जाएगी। तो फसलों की बर्बादी को कम करने में सहायक है, ये इसका महत्व है, बर्बादी कम हो जाएगी। जब आप 5-6 पॉइंट डेटा वाले दे दोगे तो आप 1-2 पॉइंट लिख सकते हो जो थ्योरी के भी हों, लेकिन आप केवल और केवल थ्योरी लिख के छोड़ दोगे तो उससे नंबर नहीं मिलेंगे। यही फर्क है, अगर आप लिख के आओगे ना ये वाले थ्योरी वाले पॉइंट, इससे रोजगार मिलता है, इससे उत्पादन होता है, और एक दूसरा स्टूडेंट चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, अगर वो डेटा लिख के आ रहा है तो उसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो आपको लगेगा रोजगार उत्पादन पॉइंट तो मैंने भी लिखे थे, तो क्यों मार्क्स नहीं मिले? प्रमाण नहीं दिया आपने। महत्व को प्रमाण चाहिए और प्रमाण के बिना वो आंसर अधूरा हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं कि आपसे पूछा था कार्य क्षेत्र और महत्व। अब उसके बाद आपको इसको कंक्लूड करना है, निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्ष में क्या लिखा जाए? जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें निष्कर्ष में क्या लिखा जाए? कौन सा टॉपिक चल रहा है?
सिलेबस के हिसाब से ध्यान दिया जाए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए, और सिलेबस के हिसाब से चलें तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जहां सिलेबस में लिखा है उसने इसको लिंक किया आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से। किससे? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंग्लिश वर्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आपको सिलेबस के हिसाब से लास्ट में इसको लिंक करना है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से न केवल उपभोक्ता को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है, बल्कि कीमतों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है, मुद्रास्फीति दर भी नियंत्रित हो सकती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लिंक किया मैंने। अब आप नोटिस करो, ये फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन था तो मैंने सप्लाई चेन से लिंक किया, और पिछला क्वेश्चन पीडीएस का था तो मैंने इसको खाद्य सुरक्षा से लिंक किया था। पीडीएस वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पे खाद्य सुरक्षा से लिंक किया। क्यों? क्योंकि मुझे सिलेबस पता है। पीडीएस में सब्सिडी क्यों बांटी जाती, बोलो? और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहां पढ़ना होता है? तो सिलेबस कहता है सप्लाई चेन में पढ़ते, और हम लोग क्लास में पढ़ते भी उसी के साथ है। मीनिंग क्लियर? आपको अगर सिलेबस पता है तो आप कंक्लूड कहां पे करके आओगे, किससे लिंक करके आओगे, वो आसान है। और अगर सिलेबस ही क्लियर नहीं है तो फिर वो मुश्किल होता जाता है, फिर उलझ जाता है, डेटा लिखें क्या ना लिखें, फिर मुश्किल होगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से इसको लिंक कर देना। ऊपर क्वेश्चन क्या चल रहा था? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। उसमें समस्या क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जो चुनौतियां होंगी उन चुनौतियों का एक आध उपाय यहां पे लिख सकते हैं। बोलो, चुनौतियों का उपाय जैसे संगठित बाजार उपलब्ध होना चाहिए, तभी हम प्रोसेस्ड फूड को उपभोक्ता तक पहुंचा पाएंगे। तो उसका एक उपाय लिख देना, साथ में एक योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उस योजना का जिक्र कर देना कि इसके माध्यम से सरकार क्लस्टर बेस अप्रोच पर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को डेवलप कर रही है। क्लस्टर सुना हुआ है ना वर्ड? क्लस्टर बेस अप्रोच पर ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। तो निष्कर्ष कंप्लीट हो जाता है। पूरी आंसर राइटिंग आसान रही है इस बार, मैं ये मान के चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे सिलेबस से क्वेश्चन है। ऐसा रेयर होता है, ऐसा ना स्कूल और कॉलेज में हो सकता है, स्कूल में कॉलेज में भी नहीं, कि जैसा सिलेबस में था एज इट इज वर्ड है। सिलेबस में था स्कोप पूछ लिया, महत्व पूछ लिया। ऐसा लग रहा है बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का कार्य क्षेत्र और महत्व बताइए। इतना सीधा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस क्वेश्चन को लिखना मुश्किल था इसकी वजह से। क्या है ये? और इसमें आंकड़े ही आंकड़े चाहिए। एक आध याद होता है स्टूडेंट को सामान्यतः, और याद होगा भी तो पुराना जो उसने नोट्स में पढ़ा होगा। तो आपको इसको अपडेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग है, अलग ही क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा अलग दिया है, लेकिन इसको तोड़ दें क्वेश्चन की भाषा को तो फिर सरल बन जाता है। पढ़ के देखते हैं पहले क्वेश्चन। हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। किसके कारण? श्रम उत्पादकता। इस कथन को समझाइए। पहले यहां तक एक हिस्सा दिया है, इस कथन को समझाना। दूसरा, ऐसे समृद्धि प्रतिरूप मॉडल को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। ऐसा मॉडल बताना है जो श्रम उत्पादकता भी नहीं घटनी चाहिए और आर्थिक विकास होते हुए रोजगार भी सृजन होते रहे। समझ पाए? इस क्वेश्चन के दो हिस्से, एक श्रम उत्पादकता के कारण आर्थिक विकास हुआ ये बताना है, और दूसरे हिस्से में श्रम उत्पादकता से समझौता किया बिना आपको एक मॉडल सजेस्ट करना है, एक प्रतिरूप बनाना बताना है, ग्रोथ पैटर्न या मॉडल सजेस्ट करना है जिससे ग्रोथ भी हो और श्रम की उत्पादकता भी ना घटे। ये थोड़ा क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन तो मैं जो भी कह रहा था आपसे सीधे सीधे सिलेबस से थे, इसमें थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी है। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा? 250 वर्ड में इस बार क्वेश्चन कितने शब्दों में? तो आपके पास लिखने का स्कोप भी है। और सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही होगी, आप सोच रहे होंगे इसमें ज्यादा लिखने का कंटेंट भी नहीं है। ये यूपीएससी का यही तो पेपर को टफ करने का तरीका, जिसमें सामान्यतः सब लिख सकते थे उसमें कहता है कम शब्दों में लिख के दिखाओ। सबने पढ़ा हुआ होता है तो कहता है कम शब्दों में लिखो, और जिसमें बहुत कम जानकारी है खुद बना करके लिखना, बनाना पड़ेगा ना सर, खुद बना करके लिखना, तो कहता है बहुत सारे शब्द लिख के दिखाओ। तो उस समय लगता है विद्यार्थी को बड़ी मुश्किल से तो बना रहे थे, 150 में लिखवा लेते इसको भी नहीं। तो देखें इसको कैसे लिखना।
तो पहले अब आप लोग इस क्वेश्चन की मुख्य जो मेन कीवर्ड है, कौन कौन से कीवर्ड आ रहे हैं? आर्थिक विकास, श्रम उत्पादकता, फिर समृद्धि, अगेन देन श्रम उत्पादकता रिपीट हो रहा है, और रोजगार वगैरह, वो समृद्धि के पार्ट है। तो ये पूरा मॉडल, पूरा क्वेश्चन किस पर चल रहा है? आर्थिक विकास। हाँ, लेकिन किससे कनेक्ट करके? श्रम उत्पादकता से। पहले पैराग्राफ में क्वेश्चन के पहले हिस्से में भी श्रम उत्पादकता और दूसरे हिस्से में भी श्रम उत्पादकता शब्द यूज किया, तो श्रम उत्पादकता से कनेक्ट करके ही लिखना। अब इसमें डेटा होना, श्रम उत्पादकता का डेटा कोई कह दे कि इतना % ये लिखना था कह दो तो आसान है, मैं ढूंढ करके आज मैं बता दूंगा इतना डेटा था, ये लिखना था। व्यवहारिक तौर पर बताओ, क्या ये डेटा याद रहता? नहीं। तो जो बात व्यवहारिक है ना, उसको स्वीकार करना चाहिए। आज मैं आपको आंसर राइटिंग का डिस्कशन कराते समय बता दूं, कहीं मैंने डेटा ढूंढ लिया हो और मैं कह दूं कि देखो इतने % श्रम उत्पादकता आज है, इतनी पहले थी, तो आप कहोगे सर ये यहाँ खड़े होके कहना आसान है, एग्जाम में कोई भी इसको याद नहीं करके गया होता, और वास्तव में नहीं करके गया होता। क्योंकि जो श्रम से रिलेटेड डेटा होते हैं तो उसमें हम लोग जनरली यही पढ़ते हैं, बेरोजगारी दर कितनी, सहभागिता दर, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी, कार्यबल कितना है, औपचारिक क्षेत्र में कितने श्रमिक हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में कितने श्रमिक हैं। ये डेटा तो मिल जाते हैं क्योंकि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता, ये डेटा पढ़ते हैं, लेकिन श्रम की उत्पादकता का डेटा एग्जैक्ट पता हो ये मुश्किल है। ये रेयर ही कभी ऐसा हो सकता है किसी विद्यार्थी को पता हो और उसने लिख भी दिया हो। मेरी बात समझे? तो जब अनावश्यक तरीके से कुछ क्रिएट नहीं करना है कि भाई मैं डेटा भी अपने से बना लूं, क्या परिभाषा ही क्लियर नहीं होती है, तो डेटा बनाना तो और मतलब हवाबाजी हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा आंसर। अब इसमें पार्ट 1 में आप, चूंकि मैंने आपसे कह रखा है कि आपको तो डेटा लिखना है, और ये भी क्लियर हो गया उसी समय क्वेश्चन पढ़ते कि श्रम उत्पादकता का डेटा हमारे पास, तो हमें उसको एग्जामिनर ने कहा एक और शब्द दिया मैंने आपको, कौन सा? आर्थिक विकास, समृद्धि शब्द दिया है ना, इसका डेटा तो याद ही होता है सबको। बताओ, लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन में क्रिएटिविटी का मौका है आपके पास, तो आप उसी क्रिएटिविटी के तरीके से चलोगे और क्वेश्चन की डायमेंशन से बाहर नहीं जाना है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि आर्थिक समृद्धि, एक तो इकोनॉमी की ग्रोथ की परिभाषा दे देनी, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आर्थिक समृद्धि की जानकारी मिलती है, आर्थिक समीक्षा इतने इतने के अनुसार वर्तमान में ग्रोथ इतने % चल रही है, मिल सकता है डेटा। और साथ में ये बताना है इसमें आर्थिक समृद्धि की परिभाषा देते समय उसी के साथ साथ कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आर्थिक समृद्धि की जानकारी मिलती है, जिसके लिए विभिन्न संसाधनों में से श्रम भी एक उपयोगी संसाधन होता है। ताकि आप श्रम का यहाँ पे जिक्र कर दो तो दूसरे पार्ट में श्रम की उत्पादकता के बारे में बात कर पाए। मेरी बात समझे? पहले पैराग्राफ में एक बैकग्राउंड सा बनाना होता है ताकि दूसरे पैराग्राफ से वो कनेक्ट हो, दूसरे पॉइंट से वो कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप वहां ऊपर ग्रोथ की परिभाषा लिख रहे हो फिर नीचे अचानक से श्रम की उत्पादकता पर आ जाते हो तो कनेक्ट नहीं होता। आर्थिक समृद्धि के विभिन्न कारक है जिसमें से एक प्रमुख कारक क्या है? श्रम। अब आप बताओगे श्रम की उत्पादकता, तो लग रहा है कि वो कनेक्ट कर रहा है आंसर को। मेरी बात समझे? और श्रम की उत्पादकता, वैसे तो वर्ड तोड़ करके सोचें तो श्रम की उत्पादकता का मतलब प्रति घंटे में एक श्रमिक द्वारा कितना उत्पादन किया जाए, वो श्रम की उत्पादकता है। हम लोग जब इसको क्लास में पढ़ते हैं तो हम श्रम की उत्पादकता की बजाय ज्यादा जो शब्द यूज करते हैं क्लास में वो होता है श्रम की कार्य कुशलता। और आप श्रम की कार्य कुशलता की परिभाषा भी देखोगे तो वो भी श्रम की उत्पादकता ही है कि श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा और उनकी गुणवत्ता श्रम की कार्य कुशलता को दर्शाती है। ऐसे यहां पर भी उत्पादन की मात्रा, प्रति घंटे में उत्पादन कितना कर रहा है, वो उसकी उत्पादकता को दर्शाती है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाल ही के दिनों में आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण हुआ है। आप आंसर बताओ, श्रम उत्पादकता कब बढ़ेगी? जब प्रति घंटे में उत्पादन की मात्रा बढ़ जाए। सही है ना? प्रति घंटे में उत्पादन की मात्रा बढ़ जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए उस श्रमिक की? सोचो, कौन से वो कारण हुए होंगे जिनसे उसकी उत्पादकता बढ़ गई होगी? जैसे शिक्षित कहने की बजाय मैं उसको कुशल कह दूं तो कह दें कि कुशल श्रमिक, यानी श्रमिकों में कार्य कुशलता बढ़ गई, तभी ऐसा हो सकता है कि श्रम की उत्पादकता बढ़ गई हो। और
तकनीक। देखिए ध्यान देना, 1991 के बाद भारत में जब उदारीकरण को अपनाया गया तो धीरे धीरे विदेशी कंपनी आई, विदेशी तकनीक आई, और उस विदेशी तकनीक को भारत के श्रमिकों ने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। तो आंसर बताओ, उन श्रमिकों की उत्पादन क्षमता ना बोल करके एक ही तो बात है, उत्पादकता बढ़ गई। तो आपको इसमें लिखना है कि विदेशी पूंजी के आगमन से श्रमिकों की यानी श्रम की उत्पादकता बढ़ गई। विदेशी पूंजी यानी विदेशी तकनीक, तो विदेशी तकनीक के कारण श्रम की उत्पादकता बढ़ गई। हमको यहाँ पे क्या बताना था, भाषा कैसी यूज करनी है, इसमें बताना है श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ। तो आपको बताना है श्रम उत्पादकता बढ़ी क्यों। क्वेश्चन समझ रहे, क्या बताना है, श्रम उत्पादकता में वृद्धि कैसे हुई। तो श्रम उत्पादकता में वृद्धि कैसे हुई, श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि से, विदेशी तकनीक के आगमन से श्रम की कार्यकुशलता बढ़ गई। हाँ या नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि श्रम का अगर सही जगह पर सही समय पर आवंटन किया जाए उससे भी श्रम की कार्यकुशलता बढ़ जाती है। एक पॉइंट यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, आपने ध्यान दिया हो तो, हमने क्लास नोट्स में तो पढ़ा हुआ है, श्रम सुधार हाल ही में हुए हैं, 4 संहिता बनाई गई हैं, 4 संहिता, श्रम संहिता बनाई गई है, लेबर कोड। उन लेबर कोड में जो पॉइंट आए हैं उससे भी श्रम की उत्पादकता बढ़ जाएगी, और जब श्रम की उत्पादकता बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगेगी। यूपीएससी आपसे कह रहा है कि आपको बताना है श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हुई क्यों। तो स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास या कार्यकुशल होना उसका एक पॉइंट हो सकता है। जैसे इसमें एक और पॉइंट जो भी मैं बजट वाला यूज कर रहा था, सरकार ने हाल ही में पूंजीगत व्यय, बताओ पूंजीगत व्यय बढ़ेगा तो पूंजीगत वस्तुओं पर होगा व्यय, और पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय होगा तो श्रम की कार्यकुशलता और बढ़ने लगेगी, वो तकनीक से और आप कह सकते परिचित होने लगेगा, तकनीक को और जानने लगेगा। जितना वो तकनीक को और समझेगा उतना ही उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। कोविड के दौरान एक वर्ड यूज हुआ है, वर्क फ्रॉम होम। बताओ इससे श्रम की उत्पादकता, कोविड के दौरान स्पेशली हाल ही के दिनों में पूछा है ना उसने, जब व्यक्ति को आने जाने का समय बच गया, 1 घंटा उसको जाने में लगता था, 1 घंटा आने में लग रहा है, बीच में वहां पे लंच ब्रेक ले रहा है, और वर्क फ्रॉम होम में कंपनियों का जो कल्चर रहा है उन्होंने पहले की तुलना में ज्यादा ही आउटपुट लिया वर्कर से। सुना है कि नहीं ऐसा, एक वर्क फ्रॉम होम का क्वेश्चन दूसरे पेपर में भी आया इस बार। तो वर्क फ्रॉम होम से भी श्रम की उत्पादकता बढ़ गई। श्रम की उत्पादकता क्यों बढ़ी, आपको उसके कारण कुछ 5-6 बताने थे। जैसे एक कारण हो सकता है एमएसएमई क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। एमएसएमई क्षेत्र में जितने सुधार है, आप बताओ एमएसएमई क्षेत्र में श्रम का प्रयोग, श्रम गहन उद्योग है उसमें ज्यादा, तो उससे भी श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से इसमें पॉइंट लिखने थे कि श्रम की उत्पादकता क्यों बढ़ी, ये पॉइंट लिखे। लेकिन आगे वो क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा पैटर्न बताओ ग्रोथ का जिससे श्रम उत्पादकता तो बढ़ती रहे साथ साथ रोजगार भी। अब आंसर देखना, सामान्यतः व्यक्ति क्या मानता है, यदि आप ज्यादा तकनीक को लेके आओगे तो श्रम की उत्पादकता तो बढ़ जाएगी लेकिन बेरोजगारी भी। और वो क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, ऐसा मॉडल बताओ श्रम की उत्पादकता भी बढ़े और रोजगार भी बढ़े, दोनों का मिश्रण चाह रहा है, आपसे कह रहा है ऐसा पैटर्न बनाओ, ऐसा मॉडल बनाओ। तो ऐसे मॉडल बनाने के लिए आपको इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, पार्ट 3 में लिखना जो भी कुछ है वो सब पॉइंट्स में आपको बताना। श्रम की उत्पादकता को बढ़ाते हुए रोजगार सृजन के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं, जैसे श्रम गहन उद्योगों की स्थापना पर बल। तो बताओ श्रम गहन उद्योग, इसमें भी तकनीक का इस्तेमाल तो होता है कि नहीं, लेकिन अगर तकनीक का इस्तेमाल भी हो तो साथ साथ रोजगार भी मिलता रहेगा। फिर नेक्स्ट, टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग। उसके अलावा भारत में जो श्रम गहन उद्योग हैं उनके नाम आपको डाल देने, जैसे उसमें से एक है टेक्सटाइल सेक्टर, उसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ये भी श्रम और तकनीक दोनों का प्रयोग करता है। अभी मैंने परिभाषा पढ़ाई थी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की, तो इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, इस प्रकार के उद्योगों की ज्यादा स्थापना और ज्यादा सरकार इस पर बल दे। हमने एक शब्द पढ़ा हुआ है क्लास में, मानव पूंजी निर्माण, पढ़ा है?
बताओ, मानव पूंजी निर्माण जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है मानव तकनीक को सीख रहा है, तो उससे उसकी उत्पादकता, और अगर हम साथ में श्रम गहन उद्योगों की स्थापना करें तो उत्पादकता बढ़ गई इस पूंजी निर्माण से और रोजगार प्राप्त हो गया श्रम गहन उद्योगों से। ये क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर लिखा लिखाया किसी नोट्स में डायरेक्टली नहीं हो सकता। ये आपको आंसर क्रिएट करना है कि मानव पूंजी निर्माण से ऐसा हो सकता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि आईसीयूआर में कमी करी जाए तो तकनीक आधारित होगा। बोलो, तकनीक आधारित हो लेकिन साथ साथ श्रम की उत्पादकता भी बढ़नी चाहिए। जो लेबर है उस लेबर को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए जिसके माध्यम से उसको रोजगार प्राप्त करना सरल रहे, उसको रोजगार में कार्य करना सरल रहे। उस वातावरण के लिए भारत में श्रम सुधार किए गए हैं। तो अनौपचारिक क्षेत्र को अगर हम सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करा दें, कौन से क्षेत्र को? क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र सामान्यतः सामाजिक सुरक्षा से, तभी तो उसको अनौपचारिक कह रहे हैं। अगर हम उसको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करा देंगे तो उसकी उत्पादकता और बढ़ जाएगी, और उत्पादकता बढ़ेगी साथ साथ श्रम गहन उद्योगों की स्थापना होती रहे, तो ऐसा संभव है। तो इस आंसर में आपको पॉइंट बनाने हैं, पॉइंट क्रिएट करने हैं, कैसे ये किया जा सकता है। इसी में आप ऐसा कह सकते हो कि राज्य सरकारों को मानव पूंजी निर्माण पर और खर्च करना चाहिए। राज्य सरकारों को मानव पूंजी निर्माण पर जितना ज्यादा खर्च करेंगे श्रम की उत्पादकता और बढ़ती जाएगी। चूंकि आप इसके पॉइंट जब लिखोगे तो ये कह रहा है कि ये आपसे पॉइंट लिखवाए, आपने पॉइंट लिख दिए। अब ऐसे क्वेश्चन का निष्कर्ष, एक आध पॉइंट इसमें जो लिखे राज्य वाला और वो पॉइंट लिखने के बाद अब ऐसे क्वेश्चन का निष्कर्ष में क्या बनाएंगे? ऊपर समस्या क्या है? क्वेश्चन में कहीं समस्या छुपी है? चेक करें। श्रम उत्पादकता से क्या, फिर श्रम उत्पादकता समझौता किए बिना आर्थिक रोजगार में सहायक हो, पर्पज क्या है? तो टारगेट क्या है इसका? समृद्धि या विकास के हैं। तो निष्कर्ष भी समृद्धि को लेकर के बताना। लेकिन चूंकि पूरे क्वेश्चन में बार बार श्रम चला है ना, तो निष्कर्ष में ग्रोथ और श्रम को कनेक्ट करते हुए निष्कर्ष बताना। तो क्या हो सकता? श्रमिकों के साथ ऐसा व्यवहार जिससे श्रमिकों को आसानी से रोजगार प्राप्त हो सके, उसके लिए पारदर्शिता। तो आप रिसेंटली अगर इकोनॉमिक सर्वे देख के गए हो तो उसमें श्रम सुविधा पोर्टल है एक, क्या नाम है? श्रम सुविधा पोर्टल, उसके बारे में दिया हुआ है। श्रम सुविधा पोर्टल पर एक श्रमिक अपने आप को रजिस्टर करता है। श्रमेव जयते एक अभियान था, हाँ? उस श्रमेव जयते अभियान से श्रम सुविधा पोर्टल आया और उसके माध्यम से श्रमिक अपने आप को रजिस्टर कर रहा है और उसको सरकार सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करा रही है। तो उसके माध्यम से ग्रोथ बढ़ सकती है। तो सरकार ने जो वर्तमान में किया उस श्रमेव जयते अभियान को लिख सकते हैं कि ऐसा करके श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ सकती है। प्लस जब चूंकि बात करी उसने ग्रोथ की, तो ग्रोथ के लिए एमएसएमई क्षेत्र में और सुधार किया जा सकता है। तो वर्तमान में कोई एमएसएमई क्षेत्र की योजना चल रही हो, उस योजना को लिखा जा सकता है। जैसे चैंपियन पोर्टल बनाया सरकार ने, उस चैंपियन पोर्टल से एमएसएमई क्षेत्र को लाभ हो रहा है, तो एमएसएमई क्षेत्र का कुछ इसमें यूज किया जाए और साथ में श्रम के श्रम को लिंक करके लिख दिया जाए, तो ग्रोथ और श्रम उत्पादकता दोनों के पॉइंट आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। जो पिछले क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो ट्रेडिशनल है, उसमें सभी लोग लिखेंगे। बोलो, ऐसे क्वेश्चन में क्रिएटिविटी चाहिए और ये क्रिएटिविटी आपको अभ्यास से ही आती है। बिना अभ्यास के आप इस आंसर को लिख नहीं सकते हो। आंसर बताओ, इसमें महिला श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए जेंडर बजटिंग पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ये भी तो पॉइंट डाला जा सकता है। इसमें जो हम बात कर रहे थे ना कि ऐसा मॉडल बनाओ, तो आप उस मॉडल में ही डाल सकते थे कि जेंडर बजटिंग पर अधिक खर्च करके महिला श्रमिकों की संख्या, ऐसा करके सहभागिता की दर और बढ़ जाएगी। तो एक मॉडल तैयार करना था। उस मॉडल को तैयार करने के लिए पहले पूरा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने जो पेपर 3 का डिस्कस किया। पेपर 3 में 2 क्वेश्चन और दिए हैं, इनको और देख लेते हैं। कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं? किसकी? कृषि उत्पादों के विपणन की। विपणन में ऊर्ध्वमुखी यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बाधाएं पूछी हैं। अब सामान्यतः सिलेबस में कृषि विपणन तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन जो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम शब्द हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं
सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पार्ट में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अपस्ट्रीम हिस्सा होता है और दूसरा हिस्सा डाउन स्ट्रीम का है। ये कह रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। तो आपको पहले पैराग्राफ में यानी फर्स्ट पार्ट में इसमें बता देना है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है। तो क्या होती है भाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग? फसलों की कटाई से लेकर के उत्पादन हुआ, उत्पादन से कटाई और उसके बाद सारी वह प्रक्रिया जहां तक वस्तु को, कृषि उत्पाद को पहली बार थोक विक्रेता को बेचा जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कृषि विपणन। और अब इसमें कृषि विपणन का डेटा देना मुश्किल है, तो कृषि विपणन का डेटा नहीं दे सकते, लेकिन कृषि का डेटा लिखा जा सकता है कि कृषि से किसानों को कृषि विपणन से कितनी आय प्राप्त हो रही है ना। या कह सकते हैं कि कृषि के ग्रोथ में क्या हिस्सेदारी है। दोनों में से कोई भी एक डेटा लिखा जा सकता है। कृषि की ग्रोथ में जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी है, जीडीपी या जीवीए में हिस्सेदारी बता देनी है, कितने परसेंट हिस्सा है। तो लगभग 18.8% हिस्सा है कृषि का जीडीपी में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, एक सिनॉप्सिस, हर टॉपिक का कुछ सोर्स होता है, ध्यान है कि नहीं? उसी में आप कृषि के डेटा भी अपडेट करेंगे। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बाधाएं बतानी है। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बाधाएं डायरेक्ट लिख दूं, क्या वो एग्जामिनर को समझ में आएंगी? तो पहले क्या बताना चाहिए? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है। और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बताओगे तो पार्ट 2 में आपको बताना होगा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कृषि विपणन में क्या होता है। इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लिंक करके ही बताना है। कृषि विपणन वह प्रणाली है जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में मुख्य योगदान देती है। इसके अंतर्गत अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। मैंने इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट से क्यों लिंक किया? क्योंकि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस कहता है अपस्ट्रीम की आवश्यकताएं और डाउनस्ट्रीम की आवश्यकताएं, सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है। तो जब लिखा सिलेबस में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ है, चूंकि क्वेश्चन में कृषि विपणन से पूछ लिया है, लेकिन आपको इसके साथ लिंक करके देना है। अब जब बताया कि इस कृषि विपणन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा है, इसके अंतर्गत अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की निम्नलिखित स्थितियां होती हैं या निम्नलिखित आप कह सकते हैं प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को बता देना। तो देखें क्या प्रक्रिया होगी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में। पहले फसल का उत्पादन हुआ, उत्पादन होने के बाद फसल की कटाई हुई, फसल को कटाई करने के बाद उसका वर्गीकरण किया, वर्गीकरण समझ रहे हैं, उसकी ग्रेडिंग कर दी अलग अलग किस्म की अगर है तो, और उसके बाद उसका आवश्यकता अनुसार कुछ समय के लिए भंडारण कर दिया। ये प्रक्रिया क्या है? अपस्ट्रीम। प्रोड्यूसर ने ऐसा किया, किसान ने। उसके बाद वो भंडारण करने के बाद वो उसको मंडी में बेचेगा। तो मंडी मतलब एपीएमसी, एपीएमसी जो एपीएमसी अधिनियम के हिसाब से स्थापना होती। तो भंडारण करने के बाद वो उसको एपीएमसी में बेच रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ भंडारण से इसकी डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया, इसने भंडारण किया, फिर परिवहन साधनों का प्रयोग करके ये इसको ले गया कहाँ तक? थोक बाजार। और उसी थोक बाजार को हम साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कहाँ पे ले गया? एपीएमसी में। और उसके बाद ये वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो हमने इसका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो हिस्से बना दिए। यू सिलेबस में और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है ये पूछा। क्या पूछा था? बाधाएं। अब आप आंसर बताओ सब लोग। अगर मैं इसको ना बताऊं, डायरेक्ट बाधा बता दें, डायरेक्ट बाधाएं बता दें, समझ में आएंगी आपको? जब आपको समझ नहीं आएंगी तो आप ये सोचा करो एग्जामिनर को भी समझ में। इसीलिए जब ये चार्ट एक बन गया कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या है, अब देखो बाधाएं कितनी आसान है बताना। अपस्ट्रीम की बाधाएं, परंपरागत रूप से कृषि होने के कारण फसलों की कटाई में यांत्रिक उपकरणों का अभाव, वर्गीकरण के लिए आधुनिक तकनीक या आधुनिक उपकरणों की अभाव होना, कमी होना, भंडारण की उचित व्यवस्था ना होने से फसल की बर्बादी हो जाती है। हाँ नहीं? क्या करा मैंने? एक बार जब मैंने ये अपस्ट्रीम बता दिया तो बाधाएं लिखना मेरे लिए आसान है, और जिसको मैं लिख करके समझाना चाह रहा हूं वो समझ जाएगा कि कौन सी बाधाएं लिखी हैं। यूपीएससी कह रहा है आपसे अपस्ट्रीम की बाधाएं अलग लिखो, डाउनस्ट्रीम की बाधाएं अलग लिखो। तो आप नीचे जब लिखोगे तो यहाँ पे आपने नीचे हेडिंग डाल देना है, बाधाएं। पार्ट 3 में इसका हेडिंग डाला कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बाधाएं निम्नलिखित हैं।
तो अपस्ट्रीम की बाधाएं लिख दिए जो मैंने अभी पॉइंट बोले थे। पॉइंट समझ आए ना आपको? और दूसरी तरफ आप लोगों ने जिन्होंने कृषि विपणन टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो याद आ रहा होगा कि कृषि विपणन टॉपिक में मुख्य समस्या है एपीएमसी अधिनियम को लेकर के। तो जब आपको बाधाएं लिखनी है, हमारे पास क्वेश्चन में वर्ड सीमित ही होते हैं, चाहे वो 150 या 250, तो कौन सी बाधाओं पर अधिक बल देना? एपीएमसी की बाधाओं पर। जैसे वो एपीएमसी की बाधाएं किधर आएंगी? डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम की जब बाधाएं लिखेंगे तो वो प्रमुख है, जैसे परिवहन साधनों का अभाव, दूसरा प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति ना होना। प्रत्यक्ष विपणन यानी डायरेक्ट नहीं बेच सकता, ये किसान फसल को डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेच सकता। एक शब्द है हम लोगों ने सुना हुआ है पहले क्लास में, पेरिशेबल गुड्स। हिंदी वर्ड होता है जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं, यानी फल और सब्जियां। एपीएमसी अधिनियम में विसंगतियां हैं। उस एपीएमसी की विसंगतियों के कारण इन पेरिशेबल गुड्स को डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, और डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे तो बताओ ये पेरिशेबल गुड्स खराब हो जाएंगे, और खराब होने पर किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। तो उचित मूल्य नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि पेरिशेबल गुड्स में उनको बेचा नहीं जा रहा है, डायरेक्ट विपणन नहीं हो रहा है। जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं, ये जल्दी नष्ट होने वाली वस्तु कौन सी है? फल और सब्जी। उसको पेरिशेबल इंग्लिश में वर्ड दे दें, यहाँ पे जल्दी नष्ट होने वाली वस्तु पूरा लिखना पड़ता। उसके अलावा भारत में व्यापारियों, जितने मंडी में जो व्यापारी, जो एपीएमसी में जो व्यापारी हैं, उनका आपस में कार्टेलाइजेशन बना होता है, कार्टेल बना लेते हैं। कार्टेल मतलब एक समूह, और उस कार्टेलाइजेशन की वजह से किसी नए व्यापारी को एपीएमसी में कार्य करने का लाइसेंस नहीं मिल पाता। किसान जब एपीएमसी में वस्तुओं को बेचने जाता है तो उससे किसान से कई प्रकार के बाजार शुल्क ले लिए जाते हैं, ये बाधाएं हैं। तो कृषि विपणन में जो बाधाएं ना, एपीएमसी से रिलेटेड ज्यादा लिखनी है, क्योंकि कृषि विपणन में मुख्य समस्या वही है। अब गलती क्या हो सकती है? गलती नहीं कहूंगा मैं, उसे कहूंगा कि आपने अनुपात ठीक नहीं निकाला। कुछ लोग अपस्ट्रीम की बाधाएं ज्यादा लिख देंगे। अपस्ट्रीम में बाधाएं हैं, पूछी है उसने, कम लिखो, जानबूझ के कम लिखो, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जो बाधाएं हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से कह रहा हूं, शब्द सीमा लिमिटेड ही होती है, तो आपको इस हिस्से पर ज्यादा बल देना। एपीएमसी में हर एपीएमसी का अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है व्यापारी को। किसान जब एपीएमसी में वस्तुएं बेचने जाता है तो उससे कई प्रकार के शुल्क लिए जा रहे हैं। व्यापारियों का कार्टेल बना हुआ, तो कोई नया व्यापारी उसमें एंटर नहीं कर पा रहा है। पारदर्शिता नहीं रहती है कि मूल्य कितना मिलेगा। इससे दिक्कत होती है कि किसान फसल का फाइनली उचित मूल्य प्राप्त। अब आंसर फिर से बताओ, उसने तो बाधाएं पूछी थी, बाधाएं लिख दी, क्या आंसर यहाँ खत्म हो गया? अब इसका उपाय, तो उपाय आपको बड़ा सिंपल है, इन्हीं बाधाओं का उपाय बना देना है, बन जाएगा ना। तो लास्ट पैराग्राफ में उपाय बनाना, और उपाय क्या बनेगा? पूरे राज्य में व्यापार के लिए एकल लाइसेंस होना चाहिए। किसानों से विभिन्न बाजार शुल्क की बजाय कोई एक शुल्क लेना चाहिए। और ई नीलामी, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए एपीएमसी में प्रावधान होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेरिशेबल गुड्स को एपीएमसी अधिनियम से बाहर कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? उनकी बर्बादी कम हो जाएगी, डायरेक्ट सेल हो पाएगा, है नहीं? अगर आपको पता हो तो जो 3 अधिनियम पारित हुए थे, जो बाद में किसान आंदोलन की वजह से फिर वापस लेने पड़े सरकार को, उसमें एक ये भी था, इसमें सुधार था, लेकिन चूंकि विरोध हुआ तो सरकार ने लोकतंत्र के हिसाब से उसको वापस ले लिया। लेकिन आपको उपाय में लिख देने, और साथ में सरकार क्या कर रही है, तो एक शब्द है ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और एक दूसरा शब्द आजकल जो चल रहा है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करके हम कृषि विपणन प्रक्रिया को और बेहतर बना सकते हैं। निष्कर्ष में ये पॉइंट आने चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, आप जो भी कुछ लिखोगे, कृषि इतना बड़ा सिलेबस में टॉपिक है कि आपके पास लगेगा सर हम तो बहुत सारे निष्कर्ष पॉइंट लिख सकते थे, लेकिन यूपीएससी हमेशा ये डिमांड कर रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन का निष्कर्ष लिंक हो। इस क्वेश्चन में समस्याएं क्या है? समस्या तो क्लियर पूछ ही ली गई है, तो उन्हीं समस्याओं का उपाय निष्कर्ष बन गया। एक और क्वेश्चन है इसमें पेपर 3 में, उसको देखें। समेकित कृषि प्रणाली क्या है? अब ये एक ऐसा वर्ड है, समेकित कृषि,
मैं ये मान के चलता हूँ कि ये ज्योग्राफी में आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो, और इसीलिए क्लास में आपको ज्योग्राफी में ही समझाया जाता है समेकित कृषि क्या होती है, ज्योग्राफिकल एंगल ज़्यादा है इसमें। लेकिन चूंकि इसके आगे का हिस्सा इकोनॉमी वाला लिखा है तो मैं इसको क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, परंतु आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तभी लिख सकते हो जब आपको ज्योग्राफिकल एंगल पता हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी आपने क्लास करी हो, पूरा सिलेबस, क्योंकि आज के समय में ना इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसका नाम भी इंटीग्रेटेड, देखो क्या लिखा है, और यूपीएससी क्वेश्चन भी इंटीग्रेटेड पूछ रहा है। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग, अब इंटीग्रेटेड नाम से समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में बड़ा सीधा है, लिखना क्या है वो तो पता चल ही रहा है, क्या लिखना है, क्या लिखना पहले इससे में, समेकित कृषि और उसका सीमांत और छोटे किसानों पर लाभ, यही लिखना ना। तो इस क्वेश्चन में डेटा किसका लिखे हम पहले पैराग्राफ में, जो हम पहला पैराग्राफ लिखेंगे किस चीज का डेटा लिखे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की परिभाषा देते, उसमें डेटा थोड़ी हो सकता कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग कितनी हो रही है, उसका डेटा नहीं। बोलो, सीमांत किसानों का डेटा दे सकते हैं बिल्कुल, और हाँ सीमांत और छोटे किसानों का एक आंकड़ा लिखा जा सकता है। ये इस वर्ष वाला इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट हमारे पास अवेलेबल था। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग में डेटा कहाँ से लिखना चाहिए था। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो आप लोग, तो आप डेटा समझ पाओगे। सीमांत और छोटे किसानों के लिए कैसे लाभदायक का मतलब क्या, इनकम कैसे बढ़ा पाएंगे, हाँ या नहीं। सीमांत और छोटे किसान भारत में 86% से ज्यादा है, आंकड़े के हिसाब से, जो कृषि गणना है उसके हिसाब से इन्हीं की संख्या ज्यादा है। तो इसके लिए हमें डेटा यूज करना है, और ये इकोनॉमिक सर्वे से ही आया है क्वेश्चन, बट इनडायरेक्टली होता है। एक रिपोर्ट आई थी कि कृषि आधारित उत्पाद की औसत मासिक आय की संरचना बताई है कि भारत में किसानों की मासिक आय का मैक्सिमम हिस्सा कहाँ से आता है। आप ये बताओ पहले, इंटीग्रेटेड फार्मिंग शब्द सब लोग समझ गए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग आपको अगर पता हो तो मैं तो एक छोटी सी परिभाषा बताऊंगा, मैं फिर से कह रहा हूँ चूंकि ज्योग्राफिकल एंगल ज़्यादा है तो उसी में आप लोग डिस्कस ज़्यादा समझेंगे, बट परंतु आज हम इसको डिस्कस करें तो मैं थोड़ा सा ऐसा बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब केवल फसलों का उत्पादन करना नहीं होता है। सामान्यतः कृषि का मतलब क्या है, फसल उत्पादन, लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग है फसल उत्पादन भी शामिल है, उसी में पशुपालन भी है, उसी में मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए वो भी शामिल है, उसी में मधुमक्खी पालन भी है, बागवानी भी है। और इस समस्त प्रक्रियाओं को एक ही स्थान पर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के माध्यम से करना, क्लस्टर मतलब समझ गए ना, सब कुछ एक ही स्थान पर करना, उसे हम बोलेंगे क्या, इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी समेकित कृषि। यहाँ पे देखें डेटा कैसा दे रखा, किसानों की इनकम कहाँ से आ रही है, तो उसका सोर्स दिया है, इनकम फ्रॉम वेजेस, किसानों को मजदूरी से कितनी इनकम मिलती है। इनकम फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन, ये जो हिस्सा ये क्रॉप प्रोडक्शन से आ रहा है। इनकम फ्रॉम फार्मिंग ऑफ एनिमल्स, ये हिस्सा फार्मिंग एनिमल्स से आ रहा है यानी पशुपालन। इधर हिस्सा दे रखा है कुछ लीजिंग आउट ऑफ लैंड, यानी अपनी भूमि किसी और को पट्टे पर देने से आ रहा है। ये सबको मिला दूं तो मैं क्या बोलूं, कुछ ऐसा लग रहा है ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग वाला हिस्सा है। यहाँ पे लिख रहा है नॉन फार्म बिजनेस, नॉन फार्म बिजनेस मिलाकर के सबको मिला दे इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। और इसी में, इसी इकोनॉमिक सर्वे में जो आपके पास अवेलेबल है, इकोनॉमिक सर्वे में एक टॉपिक आया था इस बार, मीठी क्रांति, जो कि मधुमक्खी पालन से था। लाइन पढ़ के देखें, देश में एकीकृत कृषि प्रणाली, इंग्लिश नाम एकीकृत कृषि, देखो हिंदी कितने हैं, समेकित कृषि भी और एकीकृत भी, और भी कोई बन सकता है। एकीकृत कृषि प्रणाली के एक हिस्से के रूप में मधुमक्खी पालन का महत्व है, इसी पर ही मीठी क्रांति है। तो आंसर, आपको एकीकृत कृषि लिखना है तो एकीकृत कृषि की परिभाषा तो लिखनी है, उसमें मधुमक्खी पालन का जिक्र जरूर करना है ना। क्यों जिक्र करना है, कारण समझ गए होंगे आप। मीठी क्रांति उसी के लिए शुरू की गई और आप इतना मीठा मीठा छोड़ जा रहे हो। हाँ काटा जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो आंकड़े जो लिखने आपको, इसमें इनकम का आंकड़ा लिखना चाहिए कि SAS रिपोर्ट एक आती है, सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में किसानों की जो अभी वर्तमान में आय आ रही है, औसत मासिक आय कितनी, 10,218। ये 10,218 इनकम आ गई। इस इनकम को आप डेटा के रूप में प्रयोग कर सकते थे पार्ट 1 में कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार किसानों की औसत आय कितनी है, और उस औसत आय को बताते हुए आप ये बताओगे इस औसत आय में और वृद्धि के लिए आर्थिक समीक्षा ने समेकित कृषि प्रणाली के प्रयोग की सिफारिश की है।
किसने सिफारिश करी? आर्थिक समीक्षा ने। और एक और लाइन याद दिलाता हूं, एक समिति बनी थी अशोक दलवई समिति, डॉक्टर अशोक दलवई समिति, जो कि किसानों की इनकम को दोगुना करने के लिए रिपोर्ट दी थी। उस समिति ने भी कहा है कि भारत में अगर किसानों की इनकम को बढ़ाना है तो उसके लिए एकीकृत कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देखें यहां पर ये लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको। ये लिख रहा है कि ऐसे ऐसे रिपोर्ट ने जोतों के बढ़ते विखंडन को दर्शाती है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। फिर लिखा है यहाँ पे, इस लाइन को पढ़ें कि वर्ष 2019 छोटे किसानों की बढ़ती संख्या और पशुधन क्षेत्र के बढ़ते महत्व के लिए छोटे कृषि प्रौद्योगिकी के विकास, गैर कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन सहित संबंधित गतिविधियों के विकास जैसे उपायों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सबको मिला दोगे तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग, यहाँ पे आप पहले पैराग्राफ में इनकम का यूज करना डेटा का, और उसके बाद बताना है कि समेकित कृषि प्रणाली की सिफारिश करी है। अब सेकंड पैराग्राफ में यानी इस पॉइंट में समेकित कृषि प्रणाली की व्याख्या करनी है। और यहाँ पर इस हिस्से में पहले आप 2-3 लाइन पैराग्राफ के पॉइंट में लिखोगे, पैराग्राफ के फॉर्म में, फिर उसको पॉइंट्स में दर्शाना पड़ेगा कि समेकित कृषि प्रणाली में और क्या क्या हिस्सा शामिल है। संभव हो तो इसमें एक डायग्राम बना देना चाहिए जो ये दर्शाता हो कि समेकित कृषि प्रणाली क्या है। डायग्राम कुछ ऐसा इस तरीके से कुछ नाम हो सकते हैं यहाँ पर, बोलो, यहाँ पे नाम लिख सकते हो। फसलों का उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन लिख सकते हैं ना इसमें, बागवानी, सबको मिला दें तो क्या बना? ये डायग्राम मैंने आपसे अभी तक किसी क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कहा, तो आप समझ रहे होंगे हर क्वेश्चन की डिमांड और क्वेश्चन की जैसी डिमांड है वैसा लिखना है। अगर आप रट लेते हो कि ऐसा लिख लूंगा मैं, ये संभव ही नहीं, क्योंकि हर साल नया क्वेश्चन है और हर साल नए क्वेश्चन में आपको आंसर हर साल नए तरीके से क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, एक तो ये बताओ समेकित कृषि प्रणाली है क्या चीज, फिर ये किसानों के लिए कैसे लाभदायक। अब जब किसान, सिंपल सी बात है, जब किसान मल्टीपल एक्टिविटी करेगा तो उस पर इनकम बढ़ने की संभावना है। तो आप बताओगे इसके लाभ क्या है, लाभ कैसे हो सकता है। मैं 1-2 पॉइंट बता रहा हूं, जैसे नेचुरल रिस्क कम हो जाएगा किसान का। नेचुरल रिस्क समझ रहे, अगर वो केवल और केवल फसलों का उत्पादन करता है तो बारिश ज्यादा आना, कम आना या क्लाइमेट अनुकूल ना होना, उससे नुकसान होता है, वो रिस्क है। अब वो नेचुरल रिस्क कम हो गया, क्यों कम हुआ? क्योंकि उसने अपनी आय के मल्टीपल सोर्स रखे हैं। समझ पाए, इससे इसकी इनकम बढ़ने के चांस है, प्राकृतिक जोखिम कम हो गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसने उत्पादन में विविधता कर ली, और उत्पादन में विविधता होगी, यानी मैं उत्पादन विविधता को, मैं लाइन बदल रहा हूं, ये क्रॉप डाइवर्सिटी को दर्शा रहा है नहीं। जितनी फसल में विविधीकरण होगा, मिट्टी की उर्वर क्षमता और बढ़ जाती है। जितना उत्पादन विविध होगा, अच्छा, उसकी इनकम भी मल्टीपल तरीके से इंक्रीज हो सकती। थर्ड पॉइंट आप ऐसा दर्शा सकते हो कि यदि किसी एक क्षेत्र में, मान लो पशुपालन में इसको कुछ नुकसान हो गया, फसल में कुछ नुकसान हो गया, तो दूसरे क्षेत्र में और श्रम करके उत्पादन को बढ़ा सकता है, यानी इसके पास विकल्प है। सही है ना, जितने विकल्प ज्यादा होंगे उससे इनकम बढ़ने के चांस उतने ज्यादा हो जाते हैं। तो किसान को समेकित कृषि प्रणाली से काफी लाभ हो जाता है। आंसर बताओ, ये पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल है क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम किया जाता है, तो पर्यावरण के भी अनुकूल हो गया। एक पॉइंट आपने एनवायरनमेंट से जोड़ दिया। इससे श्रम की जो उत्पादकता है वैसे तो कृषि क्षेत्र में कम होती है, क्योंकि किसान जितनी मेहनत करता, इनपुट डालता, उतना आउटपुट नहीं आ पाता। लेकिन अगर वो मल्टीपल इनकम के सोर्स बना ले तो श्रम की उत्पादकता बढ़ सकती है। अभी पहले यूज किया था श्रम की उत्पादकता का, तो क्वेश्चन ही था। तो आपको इसके लाभ लिखने हैं कि श्रम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इनकम का सोर्स जब मल्टीपल हो गया तो वो मल्टीपल इनकम सोर्स है, उसका रिस्क कम हो गया। मैंने अभी बोला था कि मिट्टी का उपजाऊपन एक शब्द होता है, आज से 3-4 साल पहले सर्वे में यूज किया गया था, सामाजिक लाभ। जैसे दालों का उत्पादन अगर हम ज्यादा करें तो उससे सामाजिक लाभ है। सामाजिक लाभ का मतलब कुछ मृदा की उर्वरता को लाभ है, और नाइट्रोजन की मात्रा से रिलेटेड सिंचाई, जल के प्रयोग, है ना, तो उसे हम सामाजिक लाभ बोलते हैं। यहाँ भी वो पॉइंट ऐड किया जा सकता है कि इससे सामाजिक लाभ और बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ये जो लाभ लिखना है, किसके लिए लाभ लिखा है हमने, किसके लिए? सीमांत किसान और
तो एक लाइन में यहां पर बता दे, या तो परिभाषा या फिर सीधा कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत में 86% से ज्यादा किसान सीमांत एवं लघु किसान है, और वर्तमान में जो जोत का औसत आकार है वो 1.08 हेक्टेयर है। ये जोत का औसत आकार है, ये दर्शाता है कि छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है, अतः उनको लाभ पहुंचाने के लिए तरीका जो हम अभी आंसर डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, इसमें आप पहले बता सकते हो कि जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर और 86% किसान इसी प्रकार के ज्यादा। अब जब ये तो लिख लिया आपने, लाभ भी बता दिए, ऊपर समेकित कृषि प्रणाली को विस्तार से बता दिया, अब लास्ट में जब कंक्लूड करना है, बोलो कंक्लूजन में क्या लिखा जाए। हाँ, आपको कंक्लूजन ऐसा लिखना है जो सीमांत और लघु किसानों से लिंक हो, और जो ये एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये लघु और सीमांत किसानों के लिए स्पेशली बनाया गया है, क्योंकि इनके पास भूमि का आकार बहुत कम है, तो इनकी उत्पादकता बढ़ जाए, इनकी इनकम कैसे बढ़ सकती है। तो इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आपको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लिंक जरूर करना है, इसका महत्व दिखता है ये, क्योंकि सीमांत और लघु किसानों की इनकम बढ़ाने का और कोई तरीका हो ही नहीं पा रहा सरकार के पास। तो इसमें 1000 हेक्टेयर की भूमि को एक साथ किया और उससे उनके जो बार्गेनिंग पावर है और बढ़ जाती है, तो एक पूरा ग्रुप बन जाता है एक तरह से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से इनकी इनकम बढ़ सकती है। और चूंकि समेकित प्रणाली लिखा ऊपर क्वेश्चन में, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को योजना चला रही हो तो उस योजना का जिक्र कर सकते हैं, हाँ या नहीं। तो कृषि में इनकम बढ़ाने की बात आती है। तो ये तो हमने जो डिस्कस किए क्वेश्चन अभी, ये पेपर 3 के थे। पेपर 1 और पेपर 2 में 3 क्वेश्चन पेपर 1 में है और 4 क्वेश्चन पेपर 2 में। उसका मैं पूरा आंसर नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं, क्योंकि वो दूसरे पेपर के हैं, दूसरे पेपर के हिसाब से आपको लिखना था। मैं जस्ट आप लोगों को हिंट दूंगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी के शब्दों का प्रयोग होता है। ये हिंट मैं क्यों दे रहा हूँ, वैसे तो मुझे पेपर 3 डिस्कस करना था। इस हिंट देने का पर्पज आपको ये कि आपको और क्लियर पता चले कि आज के समय में इंटरलिंकिंग करने का बहुत महत्व है, बहुत जरूरी है। तो एक बार क्विकली हम उन क्वेश्चंस को देख लेंगे, उन पे पूरा आंसर हमें नहीं लिखना, मैं जस्ट आपको शब्द बताऊंगा। देखें, पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आप ज्योग्राफी वाले सेक्शन में डिस्कस करना। क्या लिखा है, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन कौन सी, ज्योग्राफी का पार्ट है। बीच में एक शब्द आ गया, ये क्यों यूज किया मैं कारण भी बता रहा हूं। WTO में इस साल एक समझौता हुआ था मत्स्य सब्सिडी पर, वो एक ऐतिहासिक समझौता है। हम ये मान के चल रहे थे कि मत्स्य उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन या मत्स्य पालन से रिलेटेड इकोनॉमी में क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं पूछा है। पेपर 1 में इसमें मत्स्य उद्योग यूज किया है। अब आप मत्स्य उद्योग के बारे में कुछ डेटा पता होना चाहिए, बोलो कहां से मिलेगा, सर्विस। जो अभी मैंने आपको एग्रीकल्चर वाला चैप्टर दिखाया था उसमें मत्स्य उद्योग है, उसमें दिखा रखा है कि जीवीए कृषि में 7% से ज्यादा योगदान है मत्स्य उद्योग का। मत्स्य उद्योग एक सनराइज इंडस्ट्री है, उभरता हुआ उद्योग है, और सनराइज इंडस्ट्री इसका मतलब अभी और संभावनाएं विद्यमान। मत्स्य पालन 2 तरीके से हो सकता है, एक अंतर्देशीय, दूसरा सामुद्रिक। यहां पर कौन सा यूज करना, तो लगभग 1/3 भारत में जितना टोटल मत्स्य पालन है उसका लगभग 1/3 हिस्सा सामुद्रिक हिस्से से आता है, समझ रहे। तो आपको मत्स्य उद्योग के कुछ डेटा चाहिए हो, कुछ डेटा पता हो, तो ये क्वेश्चन बेटर लिखा जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन पूरी तरह से ज्योग्राफी का ही है, लेकिन इसमें इस शब्द का भूमिका है शब्द की, तो आपको इस शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब सामान्यतः होता क्या है, जब ज्योग्राफी का पेपर देने गए होंगे तो उस दिन थोड़ी इकोनॉमी की नोट्स रिवाइज करके गया होगा, बोलो। तो इसके मिस होने के चांस होते हैं, उस दिन याद नहीं आते हो डेटा। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप जब क्लास करो, आप जब आंसर राइटिंग करो, तो इंटरलिंक करके लिखो, इंटरलिंक करके समझो। अगर आप केवल अलग अलग पेपर को ट्रीट करोगे तो नहीं हो सकता। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखें, लिखा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि का महत्व। अब जल संधि स्थल संधि तो ज्योग्राफी का पार्ट है, मुझे नहीं पता जल संधि स्थल संधि कौन कौन सी है। भारत और श्रीलंका के बीच की, हाँ पाक स्टेट यही नाम है ना, हमें तो उसी संधि का नाम पता, लेकिन मुझे वो संधि वाला पार्ट नहीं पता, क्या वर्ड है आगे। आप स्थल संधि जल संधि जानते भी हो तो भी आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के शब्द पता होना चाहिए, जैसे
BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे व्यापार शर्त अनुकूल होना या प्रतिकूल होना, सही है। जैसे CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, है नहीं। जैसे विदेशी विनिमय भंडार, सही है ना। इसी तरीके से आप लिख रहे हैं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल संधि स्थल संधि का महत्व। अगर ये जल संधि हुई तो मत्स्य पालन की संभावना भी है वहां पर। यानी जो, और आप देखोगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल का आवागमन होता है उनमें इन संधियों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो आपको जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित वर्ड हैं वो इसमें यूज करने थे। अगर आप उन शब्दों को बेहतर लिख सकते हो तो यह आंसर और अच्छा हो जाएगा। अब किसी को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के शब्द ना पता हो, इसका मतलब उसका इकोनॉमी वाला हिस्सा वीक रहा, ज्योग्राफी नहीं। तो दोनों को मिला के लिखना आज के समय में, ये क्वेश्चंस की डिमांड है। अदरवाइज आप खाली खाली इसमें स्थल संधि जल संधि का नाम बताओगे तो उससे काम नहीं चलेगा। महत्व पूछा है ना आपसे, तो महत्व तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट, ऐसा ही एक और क्वेश्चन था पेपर 1 में, लिखा है अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में। अपर्याप्त संसाधन, हम तो इकोनॉमी में हमेशा ही कहते हैं संसाधनों का अभाव सबसे बड़ी समस्या है, नहीं। उस अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण और के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में बताना है। अब भूमंडलीकरण एक ऐसा शब्द है जो आप पेपर 1 में भी डिस्कस कर रहे हो और पेपर 3 में उदारीकरण के साथ, ऐसे ही है। और पूछ रहा अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में। अब आपने भूमंडलीकरण को और नई तकनीक, जो हम हमेशा कहते हैं क्लास में डिस्कस करते हैं हम लोग कई बार, संसाधनों का अभाव। भारत में कौन से संसाधन का अभाव है? पूंजी का, और पूंजी में तकनीक शामिल भी है। तो भारत में तकनीक अगर आ जाए तो भारत की आर्थिक स्थिति और बेहतर हो सकती, तो उसी संदर्भ में लिखना है। लेकिन आपको भूमंडलीकरण का इकोनॉमिकल एंगल भी पता होना चाहिए। अगर आपने उसका सोशल एंगल ही केवल पढ़ा है तो उससे नहीं लिखा जा सकता। और आपको तकनीक का प्रयोग पता हो, आंसर बताना। देखें, ये लाइन मैंने आपको कई बार पढ़ाई है, क्लास में कई बार डिस्कस की है। जितनी अच्छी हमारे पास तकनीक होगी उतना हम ICOR का मान कम कर लेंगे। अब ये शब्द यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन कुछ लोगों को लगता नहीं ये तो केवल भाई पेपर 1 का क्वेश्चन, ऐसे कैसे यूज करेंगे। आपको जिस पेपर का क्वेश्चन है उसी पेपर के संदर्भ में लिखना है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के अगर वर्ड यूज करने को वो खुद ब खुद कह रहा है UPSC, तो आप उसका प्रयोग नहीं करोगे तो अधूरा रह जाएगा। इसका मतलब और क्वेश्चन बेटर बन पाता अगर आप उस शब्द को भी यूज करते तो, हाँ या नहीं। तकनीक के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं वो इसमें आने चाहिए। ये तो पेपर 1 में 3 क्वेश्चन थे ऐसे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पेपर 2 में भी है। क्वेश्चन पढ़े, गति शक्ति योजना। हम तो अपने निष्कर्ष में कई बार यूज करते, इसने क्वेश्चन में यूज कर लिया। और क्वेश्चन देखे पेपर 2 का है, इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं है। मैं ये मान के चल रहा था इस साल गति शक्ति योजना इकोनॉमी वाले पेपर में ही आ जाएगा, पेपर 3 में नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि पेपर 2 में पूछ लिया। और पेपर 2 में कैसे पूछा देखो, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। सरकार और निजी क्षेत्र, तो गवर्नेंस और पॉलिटी वाले एंगल से आपको लिखना ही है। लेकिन गति शक्ति योजना पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ध्यान हो तो गति शक्ति योजना के बारे में हमारे बजट में दिया हुआ, बजट में बजट फीचर्स हैं, और उस बजट फीचर्स में गति शक्ति योजना के बारे में पूरा एक चैप्टर, एक पूरा पेज लिखा हुआ। गति शक्ति योजनाएं क्या है, सरकार की प्रायोरिटी में थी गति शक्ति। ये देखें, ये PM गति शक्ति योजना है। ये इंग्लिश वाला फिलहाल यहाँ डाउनलोडेड है, यही हिंदी पे भी अवेलेबल है। पूरा एक पेज है गति शक्ति पर। इस गति शक्ति के बारे में क्या आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा है गति शक्ति योजना को संयोजकता। गति शक्ति योजना क्यों शुरू की गई? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है। सड़क को रेल से, रेल को एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट को बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है। जितना अच्छी कनेक्टिविटी होगी उतनी व्यापार की लागत कम हो जाएगी। व्यापार की लागत कम होने से उसकी व्यापारी का लाभ और बढ़ जाएगा, उत्पादन और बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ सकती है। लेकिन इससे ज्यादा इसका इकोनॉमिकल एंगल नहीं लिखना आपको, तो मेन व्याख्या करनी है सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्कता की। तो यहां पर मैं फिर से कह रहा हूं, केवल ये नहीं सोचना कि इकोनॉमी का वर्ड, इकोनॉमी का सिलेबस इसी पेपर में काम आता है। ऐसे दूसरे सब्जेक्ट भी इस इकोनॉमी वाले पेपर में भी काम आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेनली कहां पढ़ते हैं? ज्योग्राफी, लेकिन क्वेश्चन आया इकोनॉमी में।
इसीलिए आपको इंटीग्रेट करके ही पढ़ना है। और एक दो क्वेश्चन है पेपर 2 के, देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी, डीबीटी के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है। बताओ डीबीटी से सुधार हो रहा है, और सुधार क्या है कि वास्तविक लाभार्थी को हम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा पा रहे हैं, तो ये प्रगतिशील कदम है। लेकिन ये जो प्रगतिशील कदम है इसकी भी अपनी, तो आपको चुनौतियां बतानी, इसमें क्या दिक्कत है, क्या लिमिटेशंस है। तो बताओ भाई डीबीटी में लिमिटेशंस, जैसे क्या प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट है, तो जब बैंक अकाउंट यानी जनधन योजना से वो जुड़ा ही नहीं है तो डीबीटी से उसको लाभ, तो वित्तीय समावेशन का अभाव एक चुनौती, एक सीमा है, एक लिमिट तक डीबीटी सबको लाभ पहुंचा पा रहा है, उसके बाद कुछ लोग अभी भी वंचित है। आधार कार्ड सबका नहीं बन पाया, जिनका बना है तो उनके डेटा में कुछ इश्यूज हैं, और अगर डेटा ठीक नहीं होगा, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं कराएंगे तो भी पूरा नहीं होगा। मोबाइल सब तक पहुंच रहा है, भारत में मोबाइल की रीच बहुत बढ़ गई है, लेकिन अभी भी समस्या है, कुछ लोगों के पास मोबाइल है। ये खुद नीति आयोग की रिपोर्ट है कि डीबीटी के बाद लाभ सब तक नहीं पहुंचा। नीति आयोग खुद कह रहा है इस बात को कि सभी लोगों को एसएमएस नहीं आया कि आपके अकाउंट में सब्सिडी आ गई कि नहीं। जिनको एसएमएस आया तो 2-3 महीने लेट आ रहा है, उनको पता ही नहीं कि हमारे अकाउंट में सब्सिडी आ गई है। तो यानी डीबीटी अभी भी पूरी तरह से सक्सेसफुल, ये गवर्नेंस का हिस्सा है, सही है ना। लेकिन फिर से डीबीटी आप पढ़ते हो इकोनॉमी में, वितरण व्यवस्था इकोनॉमी का पार्ट है, लिखना इसको आपसे कह रहा है कि डिलीवरी सिस्टम, वितरण व्यवस्था से लिखना, गवर्नमेंट का डिलीवरी सिस्टम, तो गवर्नेंस के एंगल से ज्यादा लिखना है। गवर्नेंस इसमें सुधार भी बताना आपको जब निष्कर्ष लिखोगे क्या और करना चाहिए, लेकिन बिना वित्तीय समावेशन के लिखा ही नहीं जा सकता। मेरी बात समझ रहे। और इससे भी एक और क्वेश्चन बढ़ के आया, उसको देखें तो लगता है कि ऐसा लग रहा है कि इसको पेपर इसमें पूछा क्यों है। ये तो खैर श्रीलंका वाला, एक और क्वेश्चन अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये लिखा भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र, आईआर का क्वेश्चन। पूर्ववर्ती कथन में, इस कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान, अब आप आईआर में ये तो पढ़ते हो कि भारत श्रीलंका का रिलेशन में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हुआ वगैरह वगैरह, पढ़ते हैं कि नहीं। ये क्या कह रहा है, श्रीलंका का वर्तमान संकट। श्रीलंका के वर्तमान संकट के दो हिस्से, कुछ आंतरिक कारक थे, कुछ बाहरी कारक थे। आंतरिक कारकों में राजनीतिक अस्थिरता एक प्रमुख कारक था, हाँ, लेकिन खाली राजनीतिक अस्थिरता नहीं, राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहां की राजकोषीय नीति में प्रॉब्लम आने लग गई, मौद्रिक नीति ठीक नहीं रही, भुगतान शेष का संकट आ गया, विदेशी विनिमय भंडार कम हो गया। जब तक आप संकट नहीं बताओगे तो कैसे बताओगे भारत ने क्या भूमिका अदा करी। क्या भारत उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दूसरे देश से वापस तो लाया नहीं, भारत ने ये कोई भूमिका अदा नहीं की। भारत ने कैसा रोल प्ले किया, आर्थिक मदद। आर्थिक मदद बताने के लिए पहले आर्थिक संकट तो बताना पड़ेगा। नहीं, मैं मान के चल रहा था, मैं खुद ही इस बात को कह रहा हूं कि हमने ये एज्यूम किया था कि ये श्रीलंका का क्राइसिस आईएमएफ के संदर्भ में यूपीएससी पूछ सकता है इकोनॉमी वाले पेपर में, तो मैंने उस तरीके से क्लास में पढ़ाया भी हुआ है। लेकिन यूपीएससी ने इसको आईएमएफ और इकोनॉमी वाले सेक्शन में ना पूछ के आईआर में पूछा है। तो मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप किसी एक पेपर के क्वेश्चन को उसी पेपर का मान के लिखोगे तो संभव ही नहीं है कि आप पूरा लिख पाओ। और जो मैं अभी एक क्वेश्चन और बता रहा था, ये लास्ट क्वेश्चन पेपर 4 का है, पेपर 2 का सॉरी। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लगता है इसमें पेपर 2 में पूछा क्यों। क्वेश्चन सुने, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त, कल्याणकारी योजनाएं तो हैं ही, उसके अलावा भारत को, सरकार को समाज के वंचित वर्ग और गरीबों की सेवा के लिए किस पर ध्यान देना, और इसमें तो सारे शब्द इकोनॉमी के, बताओ। अब इसको पहचानना ही मुश्किल, अगर ये मैं आपको बताऊं ना कि पेपर 2 का है, बताओ, अगर ये ना बताया जाए पेपर 2 में आया तो पहचानना मुश्किल है। पेपर 2 लगेगा इकोनॉमी में आया होगा ये क्वेश्चन, और देखना कुछ दिनों बाद ऐसा होगा, कुछ लोग अपनी क्वेश्चन बैंक में इसको इकोनॉमी वाले पार्ट में छाप देंगे, समझ गए। लेकिन ऐसा मानना नहीं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिखाया है, पारदर्शिता रहनी चाहिए। देखें, वंचित वर्ग के लिए और गरीबों के लिए मुद्रास्फीति एक बड़ी समस्या है। मुद्रास्फीति बढ़ने से उनकी क्रय शक्ति, तो आपको उपाय लिखने, मुद्रास्फीति का प्रबंधन उपाय, और
और किसका उपाय? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का उपाय लिखना है। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पेपर 2 का है तो पेपर 2 के एंगल से इसमें गवर्नेंस वाला हिस्सा जोड़ना है। कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त और क्या करें कि मुद्रास्फीति कम हो जाए, गवर्नेंस सिस्टम और कैसे इंप्रूव करें कि बेरोजगारी का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो थोड़ा कम हो जाए। अब मन में सोच रहे हैं कि सर इसमें गवर्नेंस वाला हिस्सा कैसे लिखेंगे, यही तो चैलेंज है। नहीं तो इकोनॉमी वाला हिस्सा तो सरल लग रहा है इस टाइम, है ना, क्योंकि दोनों सरल से टॉपिक है। बेरोजगारी का उपाय आपको पता ही है जो फिलहाल आप कर रहे हो ये बेरोजगारी का उपाय है ना। तो खैर मैं इन दोनों के उपाय नहीं बताऊंगा जानबूझ के, क्योंकि मुझे लगता है कि जब गवर्नेंस का पेपर है तो उसी हिसाब से आप लोग डिस्कस करना। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से क्वेश्चन इकोनॉमी का लग रहा है लेकिन पेपर 2 में पूछा गया। तो हमने आज का जो पेपर डिस्कस किया, पेपर 3 और पेपर 1, 2 के कुछ क्वेश्चन, आप लोग इन क्वेश्चंस को लिखो, फिर लिख करके हम लोग इस पे बाद में आपकी कॉपी को देख करके डिस्कशन करेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।